स्वागत है आपका ऑल इन वन एग्जाम रेडी सीरीज में, जहां पर हम थ्योरी प्रैक्टिकल वाइवा के साथ आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आप एग्जाम में कम से कम शब्दों में बेहतरीन आंसर लिख कर आए और एग्जामिनर भी खुश होकर आपको फुल मार्क्स देकर जाए। आज हम करेंगे क्लास 12 कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। इस चैप्टर का सबसे पहला सवाल ये है कि आखिर 1989 में बर्लिन वॉल में ऐसा क्या हुआ। इसको जानने के लिए चलिए हिस्ट्री में थोड़ा पीछे चलते हैं। ये रहा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम का वर्ल्ड मैप। यहाँ पे आप येलो कलर में जो कंट्रीज देख रहे हैं ये सभी एलाइड पावर्स है। वही दूसरी ओर रेड कलर में जो कंट्रीज आप देख रहे हैं ये सभी एक्सिस पावर्स है। अब इन एक्सिस पावर्स में सबसे पावरफुल जर्मनी का। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब एलाइड पावर्स ने एक्सिस पावर को हरा दिया था तो उन्होंने जर्मनी को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया और जर्मनी के 4 अलग-अलग हिस्सों में 4 अलग-अलग एलाइड पावर्स रूल कर रहे थे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर एलाइड पावर्स ही रूल कर रहे थे तो यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे था? दिक्कत यहाँ पे था कि जर्मनी के इस वाले पोर्शन में जहाँ पे सोवियत रूल कर रहा था, यहाँ पर था सोशलिज्म। वहीं दूसरी ओर बाकी के तीनों जगह पे था कैपिटलिज्म। इस चीज को और बेहतर तरीके से समझने के लिए चलिए जान लेते हैं कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और कम्युनिज्म के बारे में। कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग कोई भी सोसाइटी जब प्रगति करता है तो वो 5 स्टेजेस के थ्रू गुजरता है। उन्हीं 5 स्टेजेस में से जो तीसरा स्टेज है वो स्टेज है कैपिटलिज्म का। उसके बाद का स्टेज सोशलिज्म और लास्ट और पांचवा स्टेज है कम्युनिज्म का। अब सोशलिज्म समझने के लिए कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म समझना बहुत जरूरी है। कैपिटलिज्म में यहाँ पे अनलिमिटेड प्राइवेट प्रॉपर्टी एक इंसान ओन कर सकता है। वही दूसरी और कम्युनिज्म में एक इंडिविजुअल कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को नहीं कर सकता। मतलब कम्युनिज्म में जो भी रिसोर्सेज या फिर जो भी प्रॉपर्टी होगा सब कुछ सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट खुद ओन कर रहा होगा। मतलब कि आसान शब्दों में कहे तो हम ये कह सकते हैं कि कैपिटलिज्म में एक रिच जितना चाहे वो उतना प्रॉपर्टी ओन कर सकता है। वही दूसरी ओर एक गरीब जितना चाहे उतना प्रॉपर्टी खो सकता है। लेकिन कम्युनिज्म में एक रिच अपने मर्जी मुताबिक प्रॉपर्टी नहीं ओन कर सकता या फिर वो प्रॉपर्टी ही नहीं ओन कर सकता। हर एक इंसान को उतना ही प्रॉपर्टी मिलेगा या फिर उतना ही रिसोर्सेस मिलेगा जितना उसका जरूरत है, ना कि उसका जितना मर्जी है। तो कैपिटलिज्म में चॉइस के अकॉर्डिंग आप जितना चाहे रिसोर्सेस कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कम्युनिज्म में आप सिर्फ और सिर्फ अपने नीड के अकॉर्डिंग रिसोर्सेस पा सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कैपिटलिज्म में रिच जितना चाहे उतना अमीर होता चला जाएगा और एक पुअर डिम डिप और ज्यादा गरीब होता चला जाएगा। मतलब इन दोनों का डिफरेंस और ज्यादा बढ़ेगा और जब डिफरेंस बढ़ेगा तो रिच क्लास और पुअर क्लास या फिर हाई क्लास, लोअर क्लास या मिडिल क्लास, ऐसे सोसाइटी में अलग अलग क्लासेस बन जाएंगे। मतलब कि सोसाइटी में क्लास डिस्टिंक्शन होगा। वही दूसरी और कम्युनिज्म में क्योंकि सभी को बराबर ट्रीट किया जाएगा और सारे रिसोर्सेज गवर्नमेंट खुद ओन करेगी तो यहाँ पे सभी को इक्वल होंगे। मतलब यहाँ पे कोई भी क्लास नहीं होगा। अब कैपिटलिज्म में हर कोई चीज मार्केट फोर्सेस के ऊपर छोड़ दिया जाएगा। मतलब एक चीज का डिमांड अगर हाई होगा तो उसका प्राइस भी हाई चला जाएगा। लेकिन कम्युनिज्म में हर चीज का डिमांड गवर्नमेंट खुद डिसाइड करेगी। मतलब कि किसी चीज की कीमत उसके सप्लाई के ऊपर नहीं बल्कि गवर्नमेंट के मर्जी मुताबिक डिसाइड होगा। अब सोशलिज्म, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के बीच का एक स्टेज है जहाँ पे ना तो गवर्नमेंट पूरी तरह सारी प्रॉपर्टी कोड कर रही है और ना ही यहाँ पे पूरी तरह प्राइवेट प्रॉपर्टी पे ओनरशिप है। मतलब कुछ लोगों के पास अभी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है और कुछ चीजें गवर्नमेंट ओन कर रही है। धीरे धीरे कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का डिफरेंस इतना बढ़ता चला गया कि पूरा वर्ल्ड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया। ब्लू कलर में जो आप कंट्रीज देख रहे हैं ये सभी कंट्रीज कैपिटलिज्म के आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे थे या फिर यूएसए को सपोर्ट कर रहे थे। वही दूसरी ओर जो कंट्रीज रेड कलर में है ये सभी सोशलिज्म को या फिर यूएसएसआर को सपोर्ट कर रहे थे। वही तीसरी ओर जो कंट्रीज आप व्हाइट कलर में देख रहे हैं जिसमें इंडिया भी आता है, ये कंट्रीज किसी भी आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। मतलब ये सभी कंट्रीज न्यूट्रल थे। तो जो कंट्रीज कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रहे थे वो सभी कंट्रीज बन गए फर्स्ट वर्ल्ड। जो कंट्रीज सोशलिज्म को सपोर्ट कर रहे थे वो बन गए सेकंड वर्ल्ड और जो कंट्रीज न्यूट्रल थे वो सभी बन गए थर्ड वर्ल्ड। अभी जो कंट्रीज फर्स्ट वर्ल्ड में आते थे उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया। उस ग्रुप का नाम था नेटो। जो कंट्रीज सेकंड वर्ल्ड में थे या फिर सोशलिज्म को सपोर्ट कर रहे थे उन्होंने जो ग्रुप बनाया उसका नाम था वार्सो पैक्ट। वही तीसरी और जो कंट्रीज न्यूट्रल थे उन्होंने जो ग्रुप बनाया उसका नाम था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। चलिए अब लौटाते हैं जर्मनी पर। ये रहा जर्मनी का मैप और ये रहा जर्मनी का कैपिटल बर्लिन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बीच की दुश्मनी इतनी बढ़ गई कि उस दुश्मनी ने कोल्ड वॉर का रूप ले लिया और इसी कोल्ड वॉर के चलते जर्मनी के कैपिटल बर्लिन को भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया गया। बर्लिन के वेस्ट वाले हिस्से में कैपिटलिज्म था, वही दूसरी ओर बर्लिन के ईस्ट वाले हिस्से में सोशलिज्म था। अभी सोशलिज्म इतना रिस्ट्रिक्शन देने लग गया कि लोग सोशलिज्म से परेशान हो चुके थे और वो धीरे धीरे ईस्ट बर्लिन से वेस्ट वर्ल्ड बर्लिन की ओर भागने लग गए थे। तो इसीलिए जिससे ईस्ट बर्लिन के लोग वेस्ट बर्लिन में ना भाग सके बर्लिन वॉल को बनाया गया। यही कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बीच का डिफरेंस धीरे धीरे इतना बढ़ता चला गया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद
इसी डिफरेंस ने दुश्मनी का रूप लेकर कोल्ड वॉर शुरू कर दिया। अभी इसी कोल्ड वॉर के चलते जर्मनी के कैपिटल बर्लिन को भी दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लिया गया, जहां पे वेस्ट में कैपिटलिज्म था और वही दूसरी ओर ईस्ट में सोशलिज्म। अभी ईस्ट में जहां पर सोशलिज्म था, लोग वहां पे इतने ज्यादा परेशान थे कि उन्होंने धीरे धीरे ईस्ट से वेस्ट की ओर भागना शुरू कर दिया। अब गवर्नमेंट ने इसी चीज को रोकने के लिए बीच में बर्लिन वॉल बना दिया ताकि ईस्ट से लोग वेस्ट की ओर ना भाग सके। और 1989 आते आते लोगों के बीच में फ्रस्ट्रेशन इतना बढ़ चुका था और वो सोशलिज्म से इतना ज्यादा परेशान हो चुके थे कि उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब बर्लिन वॉल को खुद जाके तोड़ देंगे, और उन्होंने बर्लिन वॉल को तोड़ना स्टार्ट कर दिया और ईस्ट और वेस्ट बर्लिन के बीच का डिफरेंस खत्म हो गया और इसी के साथ कोल्ड वॉर भी खत्म हो गया। और उसी के कुछ सालों बाद कुछ ऐसे लगातार इवेंट्स हुए कि यूएसएसआर भी खत्म हो गया। अब एग्जाम में अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाए तो आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे और आंसर यहाँ पे आके खत्म करेंगे। अब दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि यूएसएसआर की शुरुआत कैसे हुई। इसका आंसर आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे खत्म करेंगे। यहाँ पे कहा गया है कि 1917 में सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन के बाद यूएसएसआर बना। अब यूएसएसआर जो था वो कैपिटलिज्म को अपोज करने के लिए बना था, जैसे कि मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया। और इसका बिलीफ ये था कि यहाँ पे इगैलिटेरियन सोसाइटी होगा, मतलब कि जहाँ पे सभी लोग इक्वल होंगे और कोई क्लास के बेसिस पे भेदभाव नहीं होगा और सारा रिसोर्सेज गवर्नमेंट खुद ओन करेगा और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी रूल करेगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे कहा गया है कि वार्सो पैक्ट का मतलब क्या होता है और सेकंड वर्ल्ड क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको इस मैप के जरिए ये चीज समझाया कि फर्स्ट वर्ल्ड वो है जो कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रहे थे, मतलब ब्लू कलर में उनका जो ग्रुप था वो था नेटो, और वही दूसरी ओर जो सोशलिज्म को सपोर्ट करते थे या फिर जो यूएसएसआर के सपोर्ट में थे रेड कलर में जितने भी कंट्रीज है उनका जो ग्रुप था वो था वार्सो पैक्ट। अब इसके आंसर के लिए आप यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लिखेंगे। अब अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसएसआर कितना पावरफुल। उस चीज के लिए आप इस मैप को ध्यान से देखिए। ये यूएसएसआर का रिसोर्सेज का मैप है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूएसएसआर के पास पेट्रोलियम, कोल, आयरन, मैंगनीज, गोल्ड, आयरन एंड स्टील, पावर स्टेशन, मतलब एक कंट्री को एक सुपर पावर बनने के लिए जो जो रिसोर्सेज चाहिए लगभग सभी रिसोर्सेज यूएसएसआर के पास मौजूद थे। अब इसके आंसर के लिए आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक लिखेंगे। अब अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि सोवियत सिस्टम में प्रॉब्लम्स क्या क्या था। इसके आंसर के लिए आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर आके अपना आंसर खत्म करेगा। यहाँ पे ये कहा गया है कि सोवियत सिस्टम धीरे धीरे इगैलिटेरियन सोसाइटी से एक ब्यूरोक्रेटिक और एक ऑथोरिटेरियन सिस्टम बनता चला गया। अब ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम क्या है ये समझने के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि ये डेमोक्रेटिक सिस्टम में ऐसा होता है कि हमें जो इंसान पसंद होता है या फिर हमें जो लीडर चाहिए हम उसको वोट देते हैं, फिर वोट देने के बाद वो जीतता है। जीतने के बाद वो जब अपना गवर्नमेंट फॉर्म करता है तो वो मेजर डिसीजंस लेता है। अगर उसके डिसीजंस हमें पसंद ना आए तो हम उसको अगले इलेक्शन में वोट ना देके उसको हम सीट से हटा सकते हैं। लेकिन एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे जो लोग गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, जो लोग डिसीजंस लेते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कॉमन इंसान क्या सोचता है। इनका लिया हुआ डिसीजन अगर कॉमन इंसान पसंद ना भी आए तो भी इन्हें कोई पावर से नहीं हटा सकता। ये हमेशा पावर में रहेंगे। वही दूसरी ओर ऑथोरिटेरियन का मतलब ये है कि रूल्स एंड रेगुलेशन को मानने के चक्कर में रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हो गए कि एक इंसान का जो पर्सनल फ्रीडम है उसको भी कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा था। और दूसरी ओर यूएसएसआर इतना बड़ा देश था, यहाँ पे 15 अलग अलग रिपब्लिक्स थे, लेकिन यहाँ पे पार्टी से एक ही था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन। तो इसी चीज के चलते लोगों के बीच में और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया कि इतने बड़े देश में जहाँ पे 15 अलग अलग रिपब्लिक्स हैं, सिर्फ एक पार्टी ही क्यों, और भी तो पार्टी होना चाहिए ताकि और बेहतर तरीके से गवर्नमेंट चल पाए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में कि सोवियत यूनियन वेस्ट से आके कितना पीछे। इसके आंसर के लिए आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक पूरा लिखेंगे। यहाँ पे कहा गया है कि सोवियत यूनियन के पास भले ही बहुत सारा रिसोर्सेस था, लेकिन वो इतना भी काबिल नहीं था कि यूएसए को टक्कर दे सके। वही दूसरी ओर सोवियत यूनियन इतना भी टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं था कि वो वेस्ट को टक्कर दे सके। वो टेक्नोलॉजी के मामले में अभी भी वेस्ट से बहुत पिछड़ा हुआ था। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन में कि मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे। मिखाइल गोर्बाचेव एक ऐसे इंसान थे जिन्हें बहुत जल्दी ये पता चल गया कि सोवियत सिस्टम में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और सोवियत यूनियन के लोग अपनी सिस्टम से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और वो जल्द से जल्द चाहते हैं कि सिस्टम में चेंजेस आए और वो भी वेस्ट की तरह ज्यादा से ज्यादा डेवलप करें। तो इसके आंसर के लिए आप यहाँ से आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर आके आंसर खत्म करेंगे। इसी के साथ साथ आप बीच में एक लाइन ऐड करेंगे कि मिखाइल गोर्बाचेव यहाँ से लेके ये वाला पोर्शन आप आंसर के स्टार्टिंग में लिखेंगे और यहाँ पे ये पेरिस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट को स्पेशली आप मेंशन करें। अब गोर्बाचेव के पेरिस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट जैसे रिफॉर्म्स के चलते सोवियत सिस्टम में क्या क्या हुआ और 1991 का कुछ क्या मिखाइल गोर्बाचेव ने जो रिफॉर्म्स किया, उनका रिफॉर्म्स कुछ ऐसा था कि उन्होंने सिस्टम को लूज बना दिया। मतलब कि पहले जैसे सिस्टम में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे, अब वो रिस्ट्रिक्शन धीरे धीरे खत्म हो गए। अभी लोगों के पास बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंस था कि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल सकें। गोर्बाचेव के जो पार्टी के मेंबर थे उन्हें ये चीज पसंद नहीं आया। उन्हें ये बहुत जल्दी रियलाइज हो गया कि गोर्बाचेव अगर ऐसा करते रहे
तो बहुत जल्द पार्टी मेंबर्स अपना पावर खो रहे। तो इसी चीज़ के चलते गोर्बाचेव की खुद की पार्टी के मेंबर्स उनके अगेंस्ट चले गए और इसी बीच 1991 आते-आते बोरिस येल्त्सिन जो खुद भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन के ही मेंबर थे, उन्होंने सोवियत यूनियन के फ्रस्ट्रेटेड लोगों को गाइड करना शुरू कर दिया और उसी चीज़ के चलते दिसंबर 1991 आते-आते 3 बड़े रिपब्लिक रशिया, यूक्रेन और बेलारूस ने मिलकर यूएसएसआर को डिसबैंड कर दिया और उसी चीज़ के साथ-साथ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन भी बैन और यूएसएसआर के खत्म होने के बाद जो सिस्टम अडॉप्ट किया गया वो था कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी। तो जब भी ये वाला क्वेश्चन आएगा तो आप आंसर यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। ये वाला पैराग्राफ पूरा लिखेंगे, फिर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लिखेंगे। अब अगले क्वेश्चन में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स या सीआईएस क्या है? जैसा कि आप देख सकते हैं कि यूएसएसआर टूटने से पहले एक इतना बड़ा देश था। उसके बाद वो जब टूटा तो वो 15 छोटे-छोटे देश में डिवाइड हो चुका था। मतलब कि यूएसएसआर के पास जितने भी रिसोर्सेस थे, वो इन 15 अलग-अलग कंट्रीज़ में डिवाइड हो चुके थे। उसी के साथ-साथ सोवियत यूनियन की देशों के बीच में यूनिटी बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट ने सीआईएस या फिर कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स को बनाया। अब इसके आंसर के लिए यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक पूरा लिखेंगे। अब बात करते हैं कि पावरफुल एक देश अचानक से कैसे टूट गया। इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप इसको कुछ इस तरह लिखेंगे। सबसे पहले आप ये वाला पैराग्राफ लिखेंगे जो कि आपका पॉइंट 1 होगा। उसके बाद आप डायरेक्टली चले जाएँगे इस पैराग्राफ में जो कि आपका पॉइंट 2 होगा। फिर आप ये वाला पैराग्राफ लिखेंगे जो कि आपका पॉइंट 3 होगा। उसके बाद अब लास्ट पॉइंट के लिए ये वाला पैराग्राफ लिखेंगे जो कि आपका पॉइंट 4 होगा। अब इन पैराग्राफ्स में ये कहा गया है कि सोवियत यूनियन के टूटने के पीछे सबसे बड़ा कारण था उसका इंटरनल वीकनेस। लोगों के बीच में जैसे-जैसे फ्रस्ट्रेशन बढ़ता चला गया, लोगों का गवर्नमेंट के ऊपर से भरोसा टूट गया। वहीं दूसरी ओर सेकंड पॉइंट पे ये कहा गया है कि सिस्टम तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। गवर्नमेंट के कंट्रोल में होने के बावजूद ये सिस्टम ग्रो नहीं कर रहा था। इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो चुकी थी जिससे कि कॉमन इंसान को शॉर्टेजेस फेस करना पड़ रहा। तीसरे पॉइंट में ये कहा गया है कि गोर्बाचेव ने जब प्रॉमिस किया तो लोगों को एक उम्मीद दिखा और लोगों को ये समझ में आ गया कि यूएसएसआर जो कि अपने आप को इतना बड़ा सुपर पावर बता रही थी, वो एक्चुअल में वेस्ट से कितना ज़्यादा पीछे। और फोर्थ पॉइंट में ये कहा गया है कि कोल्ड वॉर स्टार्ट होने के बाद लोगों ने जब इतनी परेशानी फेस की, तो उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि यूएसएसआर जैसे इतने बड़े कंट्री का पार्ट होने से बेहतर ये है कि 15 अलग-अलग रिपब्लिक्स, 15 अलग-अलग कंट्री बनकर रहे। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि सिस्टम अचानक से इतना वीक कैसे हो गया और इकोनॉमी कैसे स्टैग्नेट हो? इसके आंसर के लिए आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ तक पूरा लिखेंगे। यहाँ पे ये कहा गया है कि यूएसएसआर के पास इतने सारे रिसोर्सेज़ तो थे, लेकिन वो सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज़ अपने मिलिट्री को बेहतर बनाने के लिए यूज़ कर रहे थे। और बाद में जाकर जब लोगों को ये पता चला कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी वो वेस्ट से कितना ज़्यादा पीछे हैं, तो उनको एक साइकोलॉजिकल शॉक लगा और इससे इंटरनल वीकनेस और ज़्यादा बढ़ गया। अब अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि गोर्बाचेव ने तो प्रॉब्लम समझ किया था और उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स भी किए। फिर भी ऐसा क्यों हुआ कि यूएसएसआर टूट गया? इसके आंसर के लिए आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे और आंसर यहाँ पे आके खत्म करेंगे। और यहाँ पे ये कहा गया है कि गोर्बाचेव ने भले ही ये समझ लिया था सिस्टम में प्रॉब्लम क्या-क्या है, उन्होंने पेरिस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट जैसे पॉलिसीज़ को भी इंट्रोड्यूस किया। लेकिन क्योंकि यूएसएसआर इतने सालों से सोशलिज्म का शिकार था, तो फिर उनके रिफॉर्म्स की वजह से जो इफेक्ट्स आ रहे थे वो बहुत ही स्लो थे, जिसकी वजह से लोगों के बीच में फ्रस्ट्रेशन और ज़्यादा बढ़ता चला गया क्योंकि लोग अब परेशान हो चुके थे और उन्हें जो भी चेंजेस थे वो बहुत जल्दी-जल्दी चाहिए थे। वहीं दूसरी ओर गोर्बाचेव के रिफॉर्म की वजह से जब उनके पार्टी के मेंबर्स ने ये रियलाइज़ किया कि उनका पावर कम हो रहा है, उन्होंने भी गोर्बाचेव को सपोर्ट करना बंद कर दिया और इसी की वजह से स्टार्ट हो गया टग ऑफ वॉर, जहाँ पे गोर्बाचेव को ना कॉमन लोग सपोर्ट कर रहे थे और ना ही उनके खुद के पार्टी के। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में कि ये नेशनलिज्म का फीलिंग कैसे जाग गया और इसमें अलग-अलग यूज़ क्या कहते हैं। अब यहाँ पे इसके आंसर के लिए हम इस वाले पॉइंट को वापस से दोहराएँगे, द राइज़ ऑफ नेशनलिज्म से लेकर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर तक। उसके बाद हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। फिर हम नेक्स्ट पेज पे ये वाला पैराग्राफ पूरा लिखेंगे, फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे और फिर यहाँ तक पूरा लिखेंगे। अब यहाँ पे ये कहा गया है कि इतने सालों से कोल्ड वॉर के चलने से लोगों के बीच में नेशनलिज्म की भावना जाग गई। अब वही दूसरी ओर बहुतों का मानना ये है कि गोर्बाचेव ने जब रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की, तो लोगों को ये अचानक से रियलाइज़ हुआ कि वो कितने पीछे हैं और सडनली तब नेशनलिज्म उनके बीच में जाग उठा। कोल्ड वॉर के चलते बहुत लोगों का ये मानना था कि यहाँ पे जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, जो कि हम बॉडी कलर या फिर लैंग्वेज या फिर रिलीजन के बेसिस पे देख सकते हैं, तो इनके बीच में यूनिटी सबसे ज़्यादा कम होगी और यही सबसे पहले यूएसएसआर को छोड़ने के लिए डिमांड करेंगे। लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। रशिया, यूक्रेन, बेलारूस इनका ये मानना था कि यूएसएसआर एज़ अ कंट्री इन 15 रिपब्लिक्स को एक साथ रखने के लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज़ खर्च कर रही है और उनमें से कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान या फिर सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज़ है ये क्योंकि बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, तो इनको यूएसएसआर का पार्ट बनाए रखने के लिए इतना रिसोर्सेज़ खर्च करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद भी सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज़ थे, आखिर तक यूएसएसआर का पार्ट बने रहना चाहिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में कि इस डिसइंटीग्रेशन की वजह से क्या-क्या कॉन्सिक्वेंसेज़ देखने को मिले। अब इसके आंसर के लिए आप ये लिखेंगे पहले पॉइंट में, दूसरे पॉइंट पे आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, फिर आप यहाँ तक पूरा लिखेंगे और तीसरे पॉइंट में
आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। अब यहाँ पे ये कहा गया है कि यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद इतने सालों से चले आने वाला कोल्ड वॉर खत्म हो चुका था। वहीं दूसरी ओर बाइपोलरिटी खत्म हो चुकी थी। मतलब कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दो सुपर पावर्स के, एक था यूएसए और दूसरा का यूएसएसआर, मतलब दो सुपर पावर्स यानी दो पोल्स, इसको हम कहते हैं बाइपोलर। लेकिन क्योंकि यूएसएसआर खत्म हो चुका था तो फिर सिर्फ और सिर्फ एक सुपर पावर बचा, मतलब कि वर्ल्ड अब यूनिपोलर बन चुका था। अब इस यूनिपोलर के बनने के बाद यूएसएसआर, जो कि 15 छोटे-छोटे कंट्रीज में डिवाइड हो चुका था, अब ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ पे 15 अलग-अलग कंट्रीज मिलके 15 अलग-अलग सुपर पावर्स बने। मतलब यहाँ पे बहुत सारे सुपर पावर्स एक साथ बन सकते थे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि वर्ल्ड यूनिपोलर की जगह मल्टीपोलर भी हो सकता था। और यहाँ पे किसी पॉइंट में ये कहा गया है कि सोवियत यूनियन जब खत्म हुआ तो 15 अलग-अलग नए कंट्री बने। आप जानते हैं शॉक थेरेपी क्या है? इसके आंसर के लिए आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखिए। यहाँ पे ये कहा गया है शॉक थेरेपी मतलब जब कोई भी सिस्टम सोशलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ शिफ्ट करती है तो इसी प्रोसेस को हम शॉक थेरेपी कहते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि शॉक थेरेपी के चलते क्या-क्या इंटरनल चेंजेस, स्ट्रक्चरल चेंजेस देखने को मिलते हैं। शॉक थेरेपी के चलते जो इंटरनल चेंजेस होते हैं उनमें सबसे पहला है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये है कि अभी तक जो कंपनीज खुद गवर्नमेंट ओन कर रही थी वो सभी कंपनीज अब नीलाम किए जाते हैं और वो सभी कंपनीज किसी प्राइवेट एंटिटी या फिर किसी इंसान के हवाले सौंप दिए जाते हैं। और वहीं में दूसरी ओर जो फार्म्स अभी तक कलेक्टिव फार्म्स थे वो सभी फार्म्स अभी प्राइवेट फार्म्स बन जाते हैं। तो इसके आंसर के लिए आप यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लिखिए। शॉक थेरेपी के लिए एक्सटर्नल चेंजेस क्या है? अब इसके आंसर के लिए आप यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लिखिए। यहाँ पे ये कहा गया है कि अभी तक सोवियत सिस्टम टोटली क्लोज्ड था, मतलब बाहर से कोई कंपनी आके सोवियत यूनियन में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाती थी। तो अभी सोवियत यूनियन के खत्म होने के बाद यहाँ पे अब कोई भी फॉरेन कंट्री आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकती है, मतलब कि यहाँ पे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि इसकी वजह से ट्रेड अलायंस में क्या इफेक्ट है? इसके आंसर के लिए अब यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा चाहिए। यहाँ पे कहा गया है कि यूएसएसआर जब खत्म हो गया तो यहाँ पे वार्सो पैक्ट के अंदर आने वाले सारे कंट्रीज ने फिर वेस्टर्न यूरोप से अपना ट्रेड रिलेशंस बढ़ाना शुरू कर लिया और बहुत से कंट्रीज अब नेटो का पार्ट बनने लगे। अब बात करते हैं शॉक थेरेपी के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। इसके आंसर के लिए आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे अपना आंसर खत्म करेंगे। लोगों का मानना ये था कि जब शॉक थेरेपी किया जाएगा या फिर जब सिस्टम सोशलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ शिफ्ट किया जाएगा तो अचानक से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। क्योंकि अब सारे गवर्नमेंट ओन्ड चीज़ें प्राइवेटाइज किए जा रहे थे, मतलब गवर्नमेंट के सारी कंपनीज अभी प्राइवेट एंटिटीज को बेचे जा रहे थे, तो फिर चीज़ों की कीमत में अचानक से एक बहुत बड़ा गिरावट देखने को मिला। इसीलिए हम इसे कहते हैं लार्जेस्ट गराज सेल इन द हिस्ट्री। अब शॉक थेरेपी की वजह से रशियन करेंसी में क्या चेंजेस देखने को मिले? अभी तक रशियन इकोनॉमी एक क्लोज इकोनॉमी था, लेकिन जब यूएसएसआर टूटा और इकोनॉमी ओपन हो गया तो इसके चलते रशियन करेंसी का वैल्यू भी गिर गया। इसके आंसर के लिए हमें पूरा पैराग्राफ लिखते हैं। अब यहाँ पे कहा गया है कि शॉक थेरेपी के चलते इनइक्वालिटी कैसे बढ़ा? इसके आंसर के लिए हम यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। जैसे कि मैंने आपको एकदम शुरुआत में बताया था कि कैपिटलिज्म जो सिस्टम है वहाँ पे एक इंसान जितना चाहे उतना रिसोर्सेज ओन कर सकता है, और वही दूसरी ओर कम्युनिज्म में गवर्नमेंट का यही फोकस रहता है कि वो सारे प्रॉपर्टी खुद ओन करे और सोसाइटी में सबको बराबरी ट्रीट किया जाए, कोई अपनी मर्जी मुताबिक रिसोर्सेज ना ओन कर पाए। और सिस्टम जब कैपिटलिज्म में शिफ्ट हो गया तो वापस से लोग अपने मर्जी मुताबिक रिसोर्सेज ओन करते चले गए और जो गरीब थे वो गरीब होते चले गए और जो अमीर थे वो धीरे-धीरे अमीर होते चले गए। अब अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की कंस्ट्रक्शन को उतना ज़्यादा अटेंशन नहीं दिया गया जितना कि इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन को दिया गया। अब इसके आंसर के लिए आप यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लिखेंगे। अब यहाँ पे ये कहा गया है कि यूएसएसआर के टूटने के बाद बहुत से कंट्रीज जो थे उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बहुत जल्दबाजी में बनाया गया था। उसमें से सबसे एक बड़ा एग्जांपल रशिया खुद है, जहाँ पे प्रेसिडेंट के पास अनलिमिटेड पावर्स थे। अभी क्वेश्चन में कहा गया है कि पोस्ट सोवियत स्टेट्स में रिवाइवल के रीजंस क्या था? उसके लिए हम यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूएसएसआर के पास बहुत सारे रिसोर्सेज थे। तो यूएसएसआर जब टूट गया तो रशिया, अज़रबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तो इन्होंने ऑयल, नेचुरल गैस और मिनरल्स को एक्सपोर्ट करके अपने इकोनॉमी को फिर से वो डेवलप कर लिया। अब यूएसएसआर के टूटने के बाद रशिया में क्या-क्या प्रॉब्लम्स? इसके आंसर के लिए हम यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लिखेंगे। यूएसएसआर के टूटने के बाद रशिया में चेंचिया और दागिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि डिजिटलाइजेशन के बाद सेंट्रल एशिया में क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हुए? इसके आंसर के लिए हम यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। अब यहाँ पे कहा गया है कि ताजिकिस्तान, नगार्नो-काराबाख जैसे रीजन में, उसके बाद जॉर्जिया, यूक्रेन, बेलारूस जैसे रीजन में बहुत ज़्यादा दंगे होने स्टार्ट हो। तो अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि सेंट्रल एशिया ज़ोन ऑफ कॉम्पिटिशन कैसे बना? अब जैसे ही यूएसएसआर टूटा तो अमेरिका ने नेटो के ज़रिए ये कोशिश किया कि यहाँ पे जितने भी कंट्रीज़ हैं इनको वो नेटो का पार्ट बना सके। अब नेटो का पार्ट क्यों? क्योंकि अगर ये कंट्रीज़ नेटो का पार्ट बन गए तो अमेरिका अपनी मर्ज़ी मुताबिक इन कंट्रीज़ को कंट्रोल कर सकता और इससे रशिया को प्रॉब्लम्स होगा। और वही दूसरी ओर रशिया का मानना ये था कि ये कंट्रीज़ जो पहले यूएसएसआर का पार्ट हुआ करती थी, इन कंट्रीज़ का अभी भी रशिया के साथ बहुत क्लोज़ रिलेशन है। तो इसके आंसर के लिए हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक पूरा लिखेंगे। अब अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि डिजिटलाइजेशन के बाद ईस्टर्न यूरोप में क्या-क्या प्रॉब्लम्स हुआ? अब ईस्टर्न यूरोप में चेकोस्लोवाकिया 2 हिस्सों में बढ़ गया, लेकिन यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हुआ क्योंकि ये चीज़ टोटली पीसफुली हुआ। और वही दूसरी ओर यूगोस्लेविया में स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, ये जब अलग हुए तो इनके बीच में भी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स। अब इसके आंसर के लिए
अब यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ी थी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में कि सोवियत यूनियन के टूटने के बाद इंडिया और पोस्ट सोवियत कम्युनिस्ट कंट्रीज के बीच का रिलेशन क्या? इसके आंसर के लिए हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे और यहाँ तक 12 लिखेंगे। अब ये कहा गया है यूएसएसआर के टूटने के बाद इंडिया ने यूएसएसआर के सारे पुराने कंट्रीज के साथ एक अच्छा रिलेशन रखा, स्पेशली उसने रशिया के साथ बहुत ज्यादा अच्छा रिलेशन रखा। अब बात करते हैं कि इंडिया और यूएसएसआर के बीच का रिलेशन कैसा। उसके आंसर के लिए हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, यहाँ पे अपना आंसर खत्म करेंगे। यहाँ पे कहा गया है कि यूएसएसआर ने इंडिया को इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा हेल्प किया। इंडिया को जब ज़रूरत थी स्टील प्लांट्स बनाने का, तो उन्होंने उसे टेक्निकल असिस्टेंस दिया। वही दूसरी ओर पॉलिटिकली जब भी कश्मीर का मुद्दा उठता था, तो यूएसएसआर हमेशा इंडिया को सपोर्ट करती थी। मिलिट्री की बात करें, तो इंडिया ने हमेशा यूएसएसआर से मिलिट्री इक्विपमेंट्स खरीदा है। और आखिर में कल्चर की बात करें, तो इंडियन फिल्म्स यूएसएसआर में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी और इंडिया के राइडर्स यूएसएसआर अक्सर घूमने जाएगा। मल्टीपोलर वर्ल्ड रशिया और इंडिया के अकॉर्डिंग क्या, जैसे कि मैंने आपको इस मैप के जरिए बताया था कि अगर 2 पावर्स होंगे तो उसको हम बाइपोलर कहेंगे, और अगर एक सुपर पावर होगा तो उसको हम यूनिपोलर कहेंगे। और वही दूसरी ओर अगर बहुत सारी कंट्रीज एक साथ पावरफुल हुए तो उसको मल्टीपोलर कहेंगे। तो इसके आंसर के लिए हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, फिर यहाँ से लेकर यहाँ पर लिखेंगे। और फिर आप कहें कि इंडिया और यूएसए के बीच का रिलेशन क्या था सोवियत यूनियन में टूटने के बाद। इसके आंसर के लिए हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे और यहाँ तक पूरा लिखेंगे। यहाँ पे यही कहा गया है कि यूएसए की तरह रशिया ने भी इंडिया को कश्मीर के मुद्दे पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। फिर इंडिया ये रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट थी, क्योंकि अक्सर इंडिया रशिया से बहुत ज़्यादा मिलिट्री इक्विपमेंट्स खरीदती है। और वहीं पे दूसरी ओर रशिया इंडिया के लिए न्यूक्लियर एनर्जी और स्पेस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन में, जहाँ पे आप हर एक लीडर के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखेंगे। उसके लिए आप एक-एक करके यहाँ पे जितने भी लीडर्स हैं, सभी के बारे में स्टार्टिंग से एंड तक पूरा लिखेंगे और उनका इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन अच्छे से अंडरलाइन करेंगे। जैसे कि व्लादिमीर लेनिन का बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी, फिर रशियन रिवॉल्यूशन, उसके बाद स्लैटिन, सिगरेट टेरर, निकिता खुशरेव उनके टाइम में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, फिर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, लियोनॉइड ब्रेजनेव जिनके टाइम पे एशिया कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम बना था। उसके बाद मिखाइल गोर्बाचेव जिन्होंने पेरिस्ट्रोइका, ग्लासनोस्ट जैसे पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस किया, और आखिर में बोरिस येल्सिन जो सबसे पहले प्रेसिडेंट बने रशिया। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि है आंसर राइटिंग। जैसा कि आपने देखा कि हमने पूरे चैप्टर को क्वेश्चन और रेडीमेड आंसर के फॉर्मेट में कवर किया है, तो आप यहाँ पे दिए गए हर एक क्वेश्चन को वीडियो में दिए गए इन्फॉर्मेशन से बड़े ही आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप वीडियो में दिए गए इन्फॉर्मेशन को ही यूज कीजिए, ताकि आप कम से कम शब्दों में बेहतरीन आंसर लिख पाएं। और आंसर चेकिंग और इवैल्यूएशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।